पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पुरी की रथ यात्रा से संबंधित। उपराष्ट्रपति ने रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। मतलब कि जैसे कि आज की शाम है, कल रथ यात्रा निकलनी है, तो आज की शाम पर उपराष्ट्रपति ने भारतवासियों को रथ यात्रा की बधाई दी है। ठीक है, पुरी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देखेंगे। इसके अलावा जो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हम जानने वाले हैं। पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, और जो जगन्नाथ का मंदिर है ये भी पुरी में ही। हिंदुओं के लिए चार धाम के तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ठीक है, पुराने काल में हम पुरी को श्री क्षेत्र बोलते थे, श्री क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता था। तो प्राचीन काल में पुरी को श्री क्षेत्र बोला जाता था। चौथी शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक इस मंदिर पर हिंदू और मुस्लिम शासकों द्वारा 18 बार मंदिर के खजाने को लूटने के लिए कई सारे आक्रमण हुए। ठीक है, पुरी शहर की जो इकोनॉमी है इस मंदिर की धार्मिक महत्व पर ही आधारित है। त्यौहार अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर का सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम होता है। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और उनकी जो बहन रहती है सुभद्रा, इनका प्रतिनिधित्व करने वाली 3 लकड़ी की बनी प्रतिमाओं, काठ की बनी 3 प्रतिमाओं को एक गाड़ी में रथ में ले जाया जाता है। इन 3 प्रतिमाओं को श्री मंदिर के पवित्र गर्भगृह से हम निकालते हैं। ठीक है, श्री मंदिर का जो गर्भगृह है यहाँ से निकाला जाता है और फिर इसको लेकर के जाते हैं, ठीक है, गुंडीचा मंदिर तक। भव्य रूप से सजे रथों पर स्थापित करते हैं जिसे लाखों आगंतुक खींचते हैं। इसको गुंडाचा मंदिर तक लेके जाते हैं। ठीक है, वहाँ प्रतिमाओं को 1 सप्ताह के लिए निवास कराते हैं इस मंदिर में, ये जो गुंडाचा मंदिर है यहाँ पर। फिर वापसी की रथ यात्रा भी बहुत ज़्यादा भव्य होती है और ये चालू होती है 9वें दिन में। स्वर्गद्वार शमशान घाट या अंतिम संस्कार स्थल को दिया गया नाम होता है जो समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ दूर दराज से लाए गए हिंदुओं के मृत शरीरों को अंतिम संस्कार किया जाता है। ये तो थे पुरी और उससे संबंधित जो रथ यात्रा निकाली जाती है उससे संबंधित कुछ फैक्ट। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मुख्यमंत्री से रिलेटेड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे को, ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है, तो इस पर उन्होंने बधाई दी। मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे और जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो बीजेपी की तरफ से बने हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, इसके पहले शिवसेना की सरकार थी। ठीक है, उद्धव ठाकरे जिसके मुख्यमंत्री थे। फिर बाद में एकनाथ शिंदे ने लगभग 40-42 विधायक को अपने साथ में लेके गए असम और वहाँ पर जाके बीजेपी के साथ में गठबंधन की सरकार बनाई और खुद बन गए मुख्यमंत्री और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। लग तो ऐसा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड हमारी जो पॉलिटी में कुछ कुछ बातें दी गई हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार की संसदीय व्यवस्था बताई गई है जिस प्रकार से, ठीक है, संसद में केंद्र सरकार में कौन कौन रहता है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री रहेगा और दूसरा रहेगा राज्यपाल, राष्ट्रपति। ठीक इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री रहता है और रहता है राज्यपाल। तो जो मुख्यमंत्री रहता है वो सरकार का मुखिया होता है और जो राज्यपाल रहता है वो राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, जबकि जो मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। इस तरह से देखा जाए राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री की पोजीशन होती है। ठीक है, अब बात कर लें हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन संविधान में किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में किया गया। ठीक है, हमारे संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए और उसके चुनाव के लिए कोई भी स्पेशल प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। केवल आर्टिकल 164
अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल किसको बनाएगा मुख्यमंत्री? जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, ठीक है। जैसे कि मान के चल लीजिए बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार यदि आती है तो बीजेपी वाले अपने दल का एक नेता घोषित करते हैं, उसी नेता को फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। और यदि क्लियरली किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने हिसाब से करेगा। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल को या दलों के ग्रुप को, जैसे कि शिवसेना और बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा और उसको कहेगा 1 महीने के भीतर आप सदन में विश्वास मत प्राप्त करिए। इस प्रकार से इसकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल कभी भी अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब करेगा जब कार्यकाल के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। किसी कारणवश यदि मुख्यमंत्री की डेथ हो जाती है तो फिर वो अपना व्यक्तिगत फैसला लेता है कि मुझे अब किसको नियुक्त करना है, और उस टाइम में उसका कोई उत्तराधिकारी भी हम नहीं बना पा रहे हैं कि तुरंत चलो इनको हम बिठा देते मुख्यमंत्री की सीट में, ठीक है। हालांकि मुख्यमंत्री की यदि डेथ हो गई तो तुरंत जो सत्तारूढ़ दल रहता है सामान्यतः नए नेता को चुन लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसका मतलब यदि डेथ होती है तो तुरंत उस दल की उसकी जो पार्टी है नए नेता को चुन लेती है और फिर राज्यपाल को तो उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करना ही है। कुछ बातें मुख्यमंत्री को लेकर ऐसी भी हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि विधानसभा का सदस्य नहीं है, मतलब वो विधायक नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी उसको मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है। इसी टाइम के दौरान उसको राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसे यदि वो नहीं करता है तो फिर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उसका पद समाप्त हो जाएगा। संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। विधानसभा में एक राज्य सरकार में एक विधानसभा होती है और दूसरी होती है विधान परिषद। तो या तो आप यहाँ से विधायक बन जाओ या तो फिर आप यहाँ के विधायक बन जाओ, सदस्य बन जाओ। दोनों में से किसी एक का चुनाव जीतना आपको ज़रूरी है। नॉर्मली मुख्यमंत्री निचले सदन से चुना जाता है जिसको हम विधानसभा बोलते हैं और इसका चुनाव डायरेक्ट होता है, जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती। लेकिन कई सारे अवसर पर विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा गया है। ऐसे भी हमको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि उद्यमी भारत कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं और इसी के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपए की रैंप योजना की शुरुआत भी इन्होंने की है। कुल मिलाकर के उद्यमी भारत योजना को आप समझने की कोशिश करें तो इसमें सरकार एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है, एमएसएमई को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो जब उद्यमी भारत कार्यक्रम को ये संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम, जिसको हम एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया और उनका कहना है कि केंद्र सरकार छोटे छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है और सभी नीतिगत कदम उठाने के लिए तैयार भी है। सरकार का कहना है कि आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर रजिस्टर करिए, ठीक है। ये क्या है? जैम एक वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के कोई भी एमएसएमई कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इस वेबसाइट में जाकर जब वो अपना रजिस्ट्रेशन कर देगा, अपने प्रोडक्ट को इस वेबसाइट में डालेगा कि हम ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, सरकार फिर बोली लगाती है, ठीक है। बोली लगाने में मान को चलो इसकी चीज़ सिलेक्ट हो गई है कि इस बार सरकार ने मान के चलिए फर्नीचर के कोई उत्पाद के लिए बोली लगाई है। हो सकता है आपके भी सामान इसमें शो होने लग जाएं। अब इसके बाद सरकार बोली लगाएगी, ठीक है। बोली लगाने के बाद यदि आप बोली के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट फिर आप डायरेक्ट सरकार को बेच सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये जैम पोर्टल काम करता है। तो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। एमएसएमई सेक्टर का सरकार ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने की कोशिश कर रही है। पिछले 8 साल में सरकार ने इसको जो पैसा आवंटित किया है इसके लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए 650% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी करी है। ठीक है, एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत 3.5 लाख करोड़ की मदद भी करी है। पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। बीते 8 साल में खादी की बिक्री 4 गुना बढ़ गई है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो बजट 650% भी सरकार ने एमएसएमई से भी ज़्यादा % की बढ़ोतरी कर दी है। दूसरी बात, सरकार चाहती है कि एमएसएमई का जो प्रदर्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़े। इसके लिए उसने 6000 करोड़ रुपए की योजना रेजिंग एंड एक्सीलेंसी एमएसएमई परफॉर्मेंस, जिसको रैम्प बोलते हैं शॉर्टकट में, इसकी शुरुआत करी। इसके साथ ही प्रोडक्ट्स और सर्विस के निर्यात को प्रोत्साहित एक्सपोर्ट करने के लिए पहली बार निर्यात करने वाले एमएसएमई एक्सपोर्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए CBFTE कार्यक्रम की भी शुरुआत करी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई विशेषताओं की भी शुरुआत यहाँ पर की गई है। जैम पोर्टल के बारे में सरकार की तरफ से बहुत अच्छी बात ये कही गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना, अब ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक थर्मस भी बेचना चाह रहे हैं तो एक थर्मस को भी जैम पोर्टल पर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं और सरकार इसको खरीदेगी। ठीक है, मेरे ऑफिस में एक बार एक थर्मस की ज़रूरत थी, तो हम जैम पोर्टल पर गए तो तमिलनाडु के गांव की एक महिला ने कहा कि हम बेचने को तैयार, और पीएम ऑफिस में तमिलनाडु के गांव से थर्मस आया, उसको पेमेंट मिल गया। थर्मस मुझे गर्म चाय भी मिल गई, उसका भी काम हो गया और सरकार का भी हो गया। तो ये है जैम पोर्टल की ताकत, और ये फ़ायदे आपके लिए हैं। आपको इसका जितना फ़ायदा उठाना है आप उठा सकते हैं। द हिंदू की पहली खबर यदि हम देखेंगे तो जो एकनाथ शिंदे हैं, शिवसेना के लीडर, ठीक है, वो महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं। ठीक है, इन्होंने शपथ ली है राज्यपाल के सामने। और जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो डिप्टी सीएम बने हैं, उप मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। इसके पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे शिवसेना के महाराष्ट्र के। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्मॉल सेविंग से रिलेटेड। ठीक है, आपकी जो छोटी छोटी सेविंग है जिस पर सरकार आपको इंटरेस्ट देती है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसको सरकार ने किसी भी प्रकार से चेंज नहीं करी है। ठीक है, अब सरकार का क्या सोचना है तो सरकार ही जानती है कि यदि इंटरेस्ट रेट को वो चेंज कर देती, कम या ज़्यादा कर देती, तो इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो सरकार क्या काम करती है, जो छोटी छोटी सेविंग है ना उसमें ब्याज दर बढ़ा देती। ब्याज दर बढ़ाती तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो पैसा है वो सेविंग में लगाते, तो इस प्रकार से भी सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन सरकार ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको चेंज नहीं किया है। अलग अलग यहाँ पर लिस्ट में बताया जा रहा है। ठीक है, जो ऑल एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्मॉल सेविंग स्कीम में वो यहाँ पर बताया जाता है। एक साल की जो टर्म डिपॉजिट होती है उसमें आपको 5.5% मिलेगा। 5 साल की टर्म डिपॉजिट 6.7%, 5 ईयर आरडी डिपॉजिट करते हैं तो 5.8%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 7.4%। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो ब्याज मिलता है वो है सुकन्या समृद्धि योजना 7.6%, मंथली इनकम अकाउंट में 6.6%, पीपीएफ में 7.1%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 6.8%। तो गवर्नमेंट ने क्या काम करी है इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग स्कीम में, जैसे कि पीपीएफ में, इसके अलावा जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसको अनचेंज करी है, जैसे कि वैसी रखी है फॉर द जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए।
अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिलेटेड। तिहाड़ जेल के जो इनमेट्स हैं, कैदी हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा कहना है दिल्ली की गवर्नमेंट का। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, थर्सडे के दिन इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली की सरकार प्रोवाइड करेगी स्किल ट्रेनिंग और एजुकेशनल सपोर्ट किनको, तिहाड़ जेल के इनमेट्स को, ताकि हेल्प किया जा सके उनको री इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, समाज में वो फिर से इंटीग्रेट हो सकें, जुड़ सकें अपॉन देयर रिलीज़, जब उनको यहाँ से रिहा किया जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट को अनाउंस किया। सिसोदिया का कहना है दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल टीचर हैं वो इनिशियली स्टडी करेंगे एजुकेशन बैकग्राउंड कैदियों का कैसा है, उनकी स्किल सीखने की कैसी पोटेंशियल है। इसके अलावा वो डिज़ाइन करेंगे स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर देम। तो हमारी सरकार ये बिलीव करती है कि केवल एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो कि पीपल को हेल्प करता है। ठीक है, वो लीड कर सकते हैं बेटर एंड मोर मीनिंगफुल लाइफ, अच्छी तरह से मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। लगभग 20,000 कैदी रहते हैं तिहाड़ जेल में। अब हमें ज़रूरत है कि हम समझें उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को, कहाँ तक पढ़े हैं, किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने हासिल की है। इसके साथ साथ में देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड स्किल, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, वो क्या सीखना चाहते हैं, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये भी ऐड किया कि जो स्टडी है वो हेल्प करेगी गवर्नमेंट को लुक इनटू एनी गैप्स इन द एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या गैप रह जा रहा है कि वो इस प्रकार के अपराध करते हैं सोसाइटी में। उनका कहना है कि जो टीचर हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो इंटरेक्ट करें सेंसिटिविटीली, किनके साथ, कैदियों के साथ में। इसके अलावा इंश्योर करें दे आर एबल टू हाईलाइट द इनमेट्स स्किल एज वेल एज देयर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, उनके स्किल को टीचर बढ़ा सकें, उनका जो इंटरेस्ट वाला एरिया है उसको भी वो जानें, समझें और उसको आगे बढ़ाएं। टीचर की ये जिम्मेदारी है, ऐसा कहना मनीष सिसोदिया का। ठीक है, तो जो मिशन बुनियाद है, दिल्ली सरकार का मिशन बुनियाद स्कीम, जिसका उद्देश्य है क्या करना, लर्निंग जो गैप है उसको ब्रिज करना, उसको पूरा करना, गैप को फुलफिल करना ऑफ स्टूडेंट दैट हैज़ वाइडन्ड इन द पास्ट 2 years ड्यू टू कोरोना विल कंटिन्यू टिल अगस्त 31 ही एडेड। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो गैप एकदम बढ़ते ही जा रहा है, तो उस गैप को भरने के लिए मिशन बुनियाद चालू किया गया दिल्ली की सरकार की तरफ से। ठीक है, इस स्कीम को रिव्यू किया गया। मिस्टर सिसोदिया का कहना है इसके पास कैपेसिटी है कि ये गुड रिजल्ट ला सकती है ओवर द समर ब्रेक एंड एन इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग लेवल इन बोथ MCD एंड DOE स्कूल। इसके पास कैपेसिटी है कि ये कुछ रिजल्ट हमको ला करके देगी समर का जो ब्रेक मिलता है उसमें। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा लर्निंग लेवल में, कहाँ कहाँ, MCD में भी और DOE के स्कूल में भी। आगे उनका कहना है कि जो मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा जुलाई के महीने में, ताकि शेयर किया जा सके विथ पेरेंट टू प्रोग्रेस मेड बाय देयर चिल्ड्रन। उनके बच्चे ने क्या प्रोग्रेस किया है उसको हम उनके माता पिता से शेयर करेंगे। ठीक है, MCD रन जो स्कूल होते हैं वहाँ पर। उन्होंने ये भी कहा कि जो मिशन बुनियाद है, तो जो क्लास वाइज स्कूल सिलेबस है इसको रिड्यूस हम कर देंगे, है ना, सिलेबस को हम कम कर देंगे ताकि क्रिएट किया जा सके मोर टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन देयर फंडामेंटल स्किल। ठीक है, हम एक काम करते हैं, जो सिलेबस है उसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, सिलेबस छोटा करने से आपके पास ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, आपका फंडामेंटल जो स्किल है और भी ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन से रिलेटेड।
ठीक है, केंद्र की सरकार ने 1 जुलाई से घोषणा कर दी है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कुछ कुछ आइटम हैं उनको बैन कर रहे हैं। तो इसकी जगह में दुकानदार को कोई अल्टरनेट खोजना पड़ेगा। और दुकानदार लोगों का ऐसा कहना है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह में हम दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें कॉस्टलियर पड़ जा रहा है, महंगा पड़ जा रहा है। विक्रेताओं का कहना है कि मांग बढ़ गई है और पेपर कीमत की भी हमें बढ़ानी पड़ रही, हमें भी महंगा मिल रहा है क्योंकि। तो 19 सिंगल यूज़ प्लास्टिक शॉर्टकट में SUP वस्तुओं पर प्रतिबंध से एक दिन पहले शहर के कई सारे हिस्सों में ऐसे उत्पादों का व्यापक उपयोग देखा गया। ठीक है, एक दिन पहले तक बहुत सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ में हो रहे थे। इन वस्तुओं का उपयोग करने वाले कई भोजनालयों ने का कहना है कि प्रतिबंध से उनके खर्चा में वृद्धि हो गई। कोई हमारे यहाँ आएगा तो हमें खुद ही महंगा पड़ रहा है, तो हम भी ग्राहकों को चीज़ें महंगी देंगे और उनके लिए आर्थिक रूप से ये व्यवहार नहीं है। मतलब जो प्राइस है वो हमारे लिए थोड़ा महंगा पड़ जा रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, जिसको DPCC कहते हैं, इसने 15 टीमों का गठन करा था और राजस्व विभाग ने शुक्रवार से प्रतिबंधित लागू करने के लिए 33 टीमों का गठन भी कर दिया है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सब लोग नियम कानून का पालन करें। दिल्ली नगर निगम भी इस कार्यान्वयन का हिस्सा होने वाला है। DPCC कह रही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, भंडारण, बिक्री में लगे कारोबार सब बंद हो जाएंगे और उन पर जुर्माना भी लगने वाला है। 19 प्रतिबंधित वस्तुओं में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इसमें आ जाते हैं प्लास्टिक के कप, चम्मच, कांटे, चाकू, इसके अलावा प्लेट आ जाती है ना, और भी अन्य चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। तो गुरुवार को दिल्ली विधानसभा के पास 21 वर्षीय मोहम्मद जुनैद की सड़क के किनारे जूस और शेक बेचने वाली दुकान पर प्लास्टिक के कपों का ढेर लग गया था। उनका कहना है पेपर कप पहले से ही प्लास्टिक की तुलना में महंगे थे। अब बढ़ती डिमांड के साथ साथ में पेपर कप की कीमत में और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। अब हम क्या करें? महंगे विकल्प। लगभग 1 महीने पहले मैंने 120 रुपये में 50 बड़े पेपर कप का एक पैकेट ख़रीदा। 3 दिन पहले अभी देखोगे तो वो मेरे को 150 रुपये में मिल रहा है। तो उनका कहना सरकार को कीमत को कंट्रोल करना चाहिए। सुधांशु सेजवाल लाडो सराय में एक कैफ़े चाय कोर्टयार्ड चलाते हैं। उसने पेपर कप का एक नया सेट ख़रीदा था जो सेक और कूलर रखने पर गीला नहीं होता था। काजू सेक वगैरह जो रहता है ना, वो ठंडी चीज़ें। ठीक है, तो उनका कहना है ये एक 3 प्लाई वाला कप पेपर है जो काफ़ी मजबूत है और इसका यूज़ हम हाई जो कैफ़े रहते हैं उनमें करते हैं। अब हम जिस प्लास्टिक कप का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए इसकी कीमत 4 रुपये की तुलना में 7 रुपये पड़ रही। पहले हम प्लास्टिक यूज़ करते थे, अभी ये 7 रुपये में पड़ता, पहले 4 रुपये का प्लास्टिक पड़ता था। तो उनका कहना है ये तो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो आसानी से प्लास्टिक को छोड़ने वाले नहीं हैं और प्लास्टिक के प्रतिबंध से उनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। चूँकि कागज़ के विकल्पों की कीमत प्लास्टिक की तुलना में कम से कम 50% अधिक है, इसलिए बहुत से लोग उन्हें खरीद ही नहीं रहे। जब तक हमारे पास सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाले विकल्प नहीं होंगे तब तक प्रतिबंध को लागू कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। अगली न्यूज़ देखने वाले हैं जो कि रेबीज़ की बीमारी से रिलेटेड है। ठीक है, रेबीज़ की जो बीमारी रहती है वो घातक हो सकती है, लेकिन फिर भी इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एक प्रकार का वायरल डिसीज़ होता है। ठीक है, ये फैल सकता है पीपल टू पीपल एंड पीपल टू पेट्स इफ़ दे आर बाइटन और स्क्रैच्ड बाई ए रैबिड एनिमल। हो सकता है क्या एनिमल से ह्यूमन और ह्यूमन से ह्यूमन टू ह्यूमन फैल जाए। फिर रेबीज़ इज़ मोस्टली फाउंड इन द वाइल्ड एनिमल्स। ज़्यादातर जो जंगली जानवर रहते हैं जैसे कि बैट, चमगादड़, इसके अलावा रैकून्स, ठीक है, और कौन सा है स्कुंक्स। स्कुंक्स मतलब फॉक्सेस होता है, स्कुंक्स एंड फॉक्सेस, इसके अलावा डॉग्स एंड मोस्ट रेबीज डेथ्स इन पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर काज्ड बाय द डॉग्स बाइट। ज़्यादातर रेबीज के कारण जो डेथ हो रही हैं वो कुत्ते के काटने से लोगों की डेथ हो रही है पूरे विश्व भर में।
ठीक है। तो जो रेबीज़ का वायरस रहता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है उसको इन्फेक्ट करता है। यदि कोई व्यक्ति रिसीव नहीं कर पाता है एप्रोप्रिएट मेडिकल केयर, तो क्या होगा? द वायरस कैन काज डिसीज़ इन द ब्रेन, ये फैल जाएगा आपके दिमाग में, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन डेथ, और फिर इससे आपकी डेथ हो जाती है। रेबीज़ की बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय वैक्सीनेटिंग पेट्स। इसके लिए हमें जो जानवर रहते हैं उनको वैक्सीन देना पड़ेगा। स्टेइंग अवे फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, और जो जंगली जानवर है ना उनसे आप थोड़ा दूर ही रहिए। और मेडिकल केयर भी ज़रूरी है आफ्टर पोटेंशियल एक्सपोजर बिफोर द सिम्टम। जैसे ही सिम्टम दिखें आपको सीधे मेडिकल केयर की ज़रूरत है। WHO की तरफ से कुछ फैक्ट यहाँ पर बताए जाते हैं। वायरस ट्रांसमिशन कैसे करके होता है? वायरस ट्रांसमिशन होता है सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल के माध्यम से। 99% ऑफ ह्यूमन केसेस आर काज्ड बाई डॉग बाइट्स। 99% केस ऐसे हैं जो कि कुत्तों के काटने से फैले हैं। ठीक है, ये जो वायरस होता है वो अटैक करता है ब्रेन में। इस प्रकार का रेबीज़ घातक होता है जैसे ही हमको सिम्टम दिखाई देते हैं। ट्रीटमेंट की यदि बात करें, थोरो वॉशिंग ऑफ द वाउंड, जो जख्म आपको मिला, जो कुत्ते ने काटा, उस जगह को आपको साफ करना है, वॉश करना है विद सोप, एंड द वैक्सीन इंजेक्शन कैन अवॉइड सिम्टम्स एंड सेव लाइव्स। वैक्सीन इंजेक्शन लगाना है आपको, इससे आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है। इसके अलावा हमें मेडिकल केयर को बहुत जल्दी उपलब्ध कराना पड़ेगा। हाउ टू प्रिवेंट रेबीज़ ट्रांसमिशन फ्रॉम डॉग्स।